हेलो दोस्तों, हमने आपको जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे बजट के बारे में हम कुछ प्रमुख जानकारियां दे रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि हम छोटी छोटी 3 क्लास में आपके लिए पूरा बजट दे दें, जिससे कि आपको फिर कहीं बजट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने आपको प्रायिकता के पहले क्षेत्र में, जिसे समावेशी विकास कहते हैं, वहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं साथियों, वो डिस्कशन करने वाले हैं उससे आगे का। जैसा कि दूसरा पॉइंट था हमारा प्राथमिकता क्षेत्र में बजट में अंतिम मील तक पहुँचना, मतलब रीचिंग द लास्ट मील। रीचिंग द लास्ट मील मतलब कैसे पहुंचेंगे हम अपने अंतिम मील तक, मतलब मील मीन्स फोकस तक, अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए हमने कहा है कि अंतिम मील तक पहुंचने के उद्देश्य से, एक सेकंड साथियों, अंतिम मील तक पहुंचने के उद्देश्य से अधिक ध्यान देने के लिए हमारी सरकार ने, देखो, आयुष में, मत्स्य पालन में, पशुपालन, डेयरी पालन, कौशल विकास में, जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालयों का क्या किया है भाई, इन सब के लिए जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालय का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इससे कि आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, कौशल विकास, इन सबको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। फिर और क्या करेंगे जिससे कि हम अपने अंतिम मील तक पहुंच पाएं। तो आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम, जो एस्पायरेशनल स्टेट जिले हैं और जो ब्लॉकों में कार्यक्रम हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर सरकार ने हाल ही में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या किया, शुरू किया है। जैसा कि हमने देखा कि हमारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है वो सफल हो रहा है, तब हमने 500 ब्लॉकों को और क्या किया है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है कि भाई अब हम जिले के साथ साथ ब्लॉकों में भी क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट और क्या करेंगे, और हम करेंगे प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, पीवीटीजी। इसका मतलब होता है साथियों कि पार्टिकुलरी, देखो ये लिख रहा है पार्टिकुलरी वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, मतलब ऐसे जनजातीय ग्रुप जो काफी वल्नरेबल हैं, सुवेद हैं। ठीक है ना, उनके लिए क्या करेंगे, तो ये कह रहे हैं उनके लिए हम विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पीवीटीजी कहते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करेंगे। तो पूछ लेगा प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है, तो कह देना जो पीवीटीजी, जो कमजोर जनजातीय समूह हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए कितने पैसे की मंजूरी की है, तो 15,000 करोड़ रुपए राशि उपलब्ध कराई जाएगी कि भाई पीवीटीजी जो ग्रुप है उनके लिए हम 15,000 करोड़ रुपए में अगले 3 वर्ष में, ध्यान रखना कितने में, अगले 3 वर्ष में इनको रिफॉर्म किया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीएम आवास योजना इनके लिए स्टार्ट की जाएगी। क्या की जाएगी, हाँ। इसके साथ ही नेक्स्ट एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कौन से, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें कह रहे हैं कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, जिससे कि जो आदिवासी छात्र हैं जो एकलव्य मॉडल स्कूलों से शिक्षा धारण कर रहे हैं उनको और मजबूती मिले, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में टीचर मिलें। और क्या करेंगे, सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए करेंगे वो कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए सतही टैंक को भरने के लिए, जो सतही टैंक है उनको भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5300 करोड़ रुपए की क्या की जाएगी, केंद्रीय सहायता की जाएगी। जो भद्रा परियोजना है ना, ऊपरी भद्रा परियोजना, उसके माध्यम से जो सतही टैंक हैं उनको भरा जाएगा और वहाँ की सूखा वाली जो स्थिति है उसको क्या किया जाएगा, पूर्ति की जाएगी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट पीएम आवास योजना, फिर क्या चलाएंगे, फिर पीएम आवास योजना के बारे में बात की कि भाई पीएम आवास योजना, तो पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ा करके साथियों 69,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। ध्यान रखना, 66% बढ़ा दिया, पहले 100 था तो अब 166 रुपये कर दिया। इसके लिए ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब अब टोटल बजट उसके लिए 69,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शिलालेखों का भारत साझा भंडार, मतलब भारत श्री पूछ लेगा आपसे, भारत श्री क्या है, तो आप बता देना ये भारत साझा भंडार है किसका, शिलालेखों का। ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, कहेंगे पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ
डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत साझा अभिलेखों का भंडार किया जाएगा, उनको स्थापित किया जाएगा। गरीब कैदियों के लिए सहायता की जाएगी। क्या गरीब व्यक्ति जो जेलों में हैं, जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाएगी कि भाई अगर ये जेलों में रहकर जुर्माना नहीं दे पा रहे तो इनके लिए सरकार अलग से वित्तीय सहायता करेगी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे प्राथमिकता क्षेत्र की। हमने 2 को डिस्कस किया। पहला समावेशी विकास, दूसरा हमने कैसे पहुंचना है हमें मील तक। ठीक है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के बारे में। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर व्यापक गुणक प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। कह रहे हैं विकास और नौकरियों के चालक के रूप में पूंजी निवेश की जाएगी, और उसमें कह रहे हैं वो तो पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33% बढ़ा करके कितना कर दिया है, 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है पूंजी निवेश परिव्यय को। कह रहा है कि जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा, हमारी जीडीपी का ये जो पूंजी निवेश परिव्यय होगा वो 3.3% होगा, ये ध्यान रख लेना। कह रहा है 2019-20 में परिव्यय का लगभग 3 गुना है। जो 2019 में रखा था उसका वर्तमान में लगभग कितना कर दिया है साथियों, 3 गुना कर दिया है। कितना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें और कह रहा है कि केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। कितना रखा गया है केंद्र वाला, 13.7 लाख करोड़ रुपए, जो जीडीपी का कितना है 4.5% है। ये जीडीपी का कितना है 4.5% है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है पूंजी में निवेश के लिए राज्य सरकारों को सहायता की जाएगी। कह रहा है सरकार ने राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को 1 और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला कर दिया है। 50 साल तक कोई ब्याज नहीं ली जाएगी। कह रहा है ताकि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, राज्य जो है अपने बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ाएं। और कह रहा है और उन्हें 1.3 लाख करोड़ रुपए के कितने 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूरक नीतिगत कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। तो सरकार निवेश में भी काफी खर्च करने के लिए रखा है बजट में। नेक्स्ट कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना। उसके साथ साथ कह रहा है नव स्थापित अवसंरचनात्मक वित्त सचिवालय अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची। ठीक है ना। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा उसकी क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि भाई ये जो काम चल रहा है ये ठीक से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। इसके साथ रेलवे में भी कुछ किया है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजी व्यय प्रदान किया गया है। अब कह रहा है यह अब तक का सर्वाधिक 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग कितना है, 9 गुना है। जो 2013-14 में किया गया था वर्तमान में उसका 9 गुना जो है रेलवे पर क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। फिर रसद की बात करते हैं, लॉजिस्टिक। तो कह रहा अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की गई है। मतलब 100 से भी ज़्यादा परिवहन जो अवसंरचनात्मक परियोजना है उनकी पहचान की गई है। उन्हें निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता पर लिया जाएगा। जो अवसंरचनात्मक परियोजना है ना, अब वो 15,000 करोड़ से लेकर के 75,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के साथ क्या की जाएंगी, प्राथमिकता दी जाएगी उनको। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात की गई है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को। तो कह रहे हैं उसके लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीकॉप्टर, वाटर एयरड्रोन और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को क्या किया जा रहा है, पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। मतलब हवाई सेक्टर को भी मजबूत करने की बात की जा रही है, जिससे कम्युनिकेशन और क्या हो, मजबूत होना चाहिए। फिर कह रहा है कल के सतत शहर जैसे स्मार्ट सिटी वगैरह, तो कल के लिए सतत शहर बनाने की बात की जा रही है, हरित शहर वगैरह बनाने की बात की जा रही है, जो फॉसिल फ्यूल पर नहीं चलेंगे, मतलब ग्रीन एनर्जी बेस होंगे। तो कह रहा राज्यों और शहरों को, हमारे शहरों को भविष्य के स्थायी शहरों में बदलने के लिए शहरी नियोजन सुधार और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो शहरों को म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए तैयार करना है। म्यूनिसिपल बॉन्ड उतारे जाएंगे शहरों के लिए मजबूत, उन पर पैसा खर्च करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है संपत्ति कर शासन सुधारों और शहरी बुनियादी ढांचे पर रिंग फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से शहरों को नगर पालिका बॉन्डों के लिए
अपनी क्रेडिट योग्यता में सुधार करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित। मतलब जो नगर पालिकाएं अपनी क्रेडिट योग्यता में सुधार करेंगी उनको म्यूनिसिपल बॉन्ड और नगर पालिका बॉन्डों के लिए भी क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शहरी अवसंरचना विकास निधि। इसमें कह रहा है कि RIDF मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF, एक तो रूरल हो गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और एक हो गया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कह रहा है RIDF की तरह एक शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष की भी स्थापना का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में कमी के माध्यम से की जाएगी। कहा जाएगा कि भाई कि जो UIDF की स्थापना की जाएगी वो प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में कमी के माध्यम से की जाएगी। वहीं शहरी स्वच्छता पे भी फोकस किया गया है, अर्बन सैनिटाइजेशन पे। तो कह रहा सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंकों और सीवरों की 100% यांत्रिक सफाई के लिए सक्षम बनाया जाएगा। आप देख रहे होंगे सीवर टैंकों की तो अब भी काम चल रहा है शहरों में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राथमिकता क्षेत्र 4 मतलब क्षमता को उजागर करना, अनलीजिंग द पोटेंशियल। उसके लिए हम सुशासन देश की प्रगति की कुंजी है, ये मानते हैं लोग कि भाई गुड गवर्नेंस इज ए की टू ऑफ द नेशन प्रोग्रेस, ठीक है ना। इसमें मिशन कर्मयोगी आपसे ये पूछ लिया जाएगा, मिशन कर्मयोगी। तो कह रहा है मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं बना रहे हैं, जिसमें क्या होगा जो सिविल सेवक हैं उनके लिए क्षमता निर्माण योजना मिशन कर्मयोगी के तहत बनाएंगे। केंद्र भी बनाएंगे, राज्य भी बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी बनाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, उन्हें लागू कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया है, जो भी कानून थे उनमें परिवर्तन किया है आज की अनुकूल जरूरत को ध्यान में रखते हुए। फिर कह रहा जन विश्वास विधेयक पेश किया। यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर करने के लिए कई उपायों का क्या करता है, प्रस्ताव करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ नेक्स्ट कह रहा है कि मेक इन इंडिया एंड मेक ऑल वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, तो 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वही राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति के बारे में बात की गई है। कह रहा है इसमें स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी, एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति, जिससे स्टार्टअप और शिक्षाविद जो हैं उनके द्वारा नवाचार और रिसर्च के लिए इनहेंस किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना। वही बात कर रहा है वो। नेक्स्ट कह रहा है KYC के लिए। KYC का मतलब है अपने ग्राहकों को जानिए, नो योर कस्टमर, इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। प्रक्रिया का क्या किया जाएगा, सरलीकरण किया जाएगा, उसे आसान किया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नो योर कस्टमर प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसमें कहा भी है इसने द KYC प्रोसेस विल बी सिंप्लीफाइड एडॉप्टिंग अ रिस्क बेस्ड इंटरेस्ट और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। उसमें बोल रहा है कि KYC प्रक्रिया को एक आकार सभी फिट बैठता है दृष्टिकोण के बजाय जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए क्या बनाया जाएगा, सरल बनाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की, तो सामान्य व्यवसाय की क्या की जाएगी, सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ताओं पर फोकस दिया जाएगा। इसमें हम उसके स्थायी खाता संख्या मतलब पैन नंबर है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर रखने के लिए आवश्यक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। कहा जाएगा कि भाई जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर अगर किसी को काम करना है तो निश्चित रूप से आपको पैन को बना के रखना पड़ेगा, पैन इसकी पहचान होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया, कौन सी, एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया। इसमें कहा गया है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक ही सूचना को अलग अलग प्रस्तुत करने की आवश्यकता से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया की प्रणाली को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। मतलब बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं, एक ही सूचना है, उनको अलग अलग प्रस्तुत ना किया जाए, वो अलग अलग एक ही सूचना को एक ही जगह रखा जाए जिससे कि आसानी से प्राप्त हो जाए। वहीं विवाद से विश्वास, कौन सी स्कीम, विवाद से विश्वास मतलब MSME के लिए राहत।
ये पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो एमएसएमई के लिए रिलेटेड है। तो कोविड के समय आपने देखा था एमएसएमई में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया है कोविड अवधि के दौरान अनुबंध निष्पादित करने में एमएसएमई द्वारा विफलता के मामले में बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई राशि का 95% वापस कर दिया जाएगा, 95%। ये एमएसएमई के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि एमएसएमई दोबारा से ऊपर आ पाएंगे और इनहेंस हो पाएंगे भारत में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट विवाद से विश्वास सेकंड में क्या करेंगे, इसमें जो देखो विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो कर्ज जो था एमएसएमई पर वो नहीं दे पा रहे थे, है ना, उसमें छूट देने की बात की गई थी। अब सेकंड में क्या किया गया है, संविदात्मक विवादों को सुलझाना, ठीक है ना, मतलब जो भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको सुलझाने की बात की गई है। कहा गया है सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविधानात्मक विवादों को निपटान के लिए जिसमें मध्यस्थता निर्णय एक अदालत में चुनौती के अधीन है, मानकीकृत शर्तों के साथ एक स्वैच्छिक निपटान योजना शुरू की जा रही है। मतलब जो सार्वजनिक विवाद चल रहा है, जो सरकारी उपक्रमों के साथ विवाद चल रहा है, तो वो विवाद से विश्वास सेकंड के साथ क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, ठीक है ना, उसका निपटान किया जाएगा स्वैच्छिक निपटान योजना के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्वैच्छिक निपटान योजना के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो राज्य सहायता मिशन, इसे चलाने की बात की गई है। कहा गया है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का स्टेट सपोर्ट मिशन 3 साल तक जारी रहेगा। तो पूछ लेगा राज्य सहायता मिशन किसका है, तो नीति आयोग का ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा चलाया गया ये क्या है, मिशन है साथियों, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ई कोर्ट की बात की गई है। कह रहा है न्याय के कुशल प्रशासन के लिए ई न्यायालय परियोजना के चरण 3 को 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। तो पूछ लेगा कितने पैसे खर्च किए इसमें, तो 7,000 करोड़ रुपए। वहीं जो फिनटेक सर्विसेज हैं, फिनटेक सर्विसेज मतलब जो भी बैंक वगैरह हैं या अन्य जो भी ट्रांसफ़र इधर से उधर पैसे करती हैं या टेक्नोलॉजी का या मैसेजिंग ट्रांसफ़र करती हैं, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती हैं उसे फिनटेक कंपनियां कहते हैं, फिनटेक एजेंसी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है भारत में फिनटेक सेवाओं को आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक, यूपीआई सहित हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों द्वारा क्या किया जाएगा, आसान बनाया जाएगा, सुलभ बनाया जाएगा उनको, ठीक है ना। तो ये बोला गया है फिनटेक सर्विसेज में। नेक्स्ट एंटिटी डिजी लॉकर, एंटिटी डिजी लॉकर में बोला गया है कि एमएसएमई या बड़े व्यवसायी या धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा उपयोग के लिए एक एंटिटी डिजी लॉकर की क्या की गई है, स्थापना। इसमें कौन कौन यूज कर सकते हैं, एमएसएमई आ सकते हैं, बड़े व्यवसायी आ सकते हैं, और ऐसे ट्रस्ट जो धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं, कौन से धर्मार्थ ट्रस्ट, जिन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं, तो उनके लिए एंटिटी डिजी लॉकर की क्या की गई है, बात की गई है। वहीं आपने सुना होगा 5G सेवाएं बहुत चर्चा में हैं, तो उनके लिए बोला गया है इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मतलब 100 प्रयोगशालाएं 5G सेवा को सुनिश्चित करने के लिए, 5G सेवा के उपयोग करने के लिए क्या की जाएंगी, स्थापित की जाएंगी। वहीं प्रयोगशाला में विकसित हीरे, तो ये क्या है, कह रहा उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। नेक्स्ट कह रहा है इसी में लैब ग्रोन डायमंड्स LDG, उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित उभरता हुआ क्या है, क्षेत्र है। कौन सा, लैब ग्रोन डायमंड्स, ध्यान रखना LDG। नेक्स्ट 5वें की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है हरित विकास के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, हरित विकास के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, तो हरित विकास के बारे में। कह रहा है भारत 2070 तक पंचामृत और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर हमारा ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है। नेक्स्ट वहीं अगर हम बात करें हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है हमारा, उसकी भी चर्चा की गई है। तो उसमें कहा गया है कि हमने 19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हाल ही में शुरू किया है ये मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे फ्यूल के रूप में, अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करेगा और देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व में मदद करेगा। हमारा लक्ष्य 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचना है। ध्यान रखना कितना, 5 MMT। तो हम हरित हाइड्रोजन पर इसलिए फोकस कर रहे हैं
पेरिस एग्रीमेंट में हमने अपनी जो प्रतिबद्धता रखी है कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, तो कार्बन एमिशन मतलब फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे कार्बन एमिशन क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है ना, तो इसको भी बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ ऊर्जा संक्रमण की बात की गई है। ठीक है ना, तो उसमें कह रहा है यह बजट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिक वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ प्रदान करने की क्या की गई है, बात की गई है। किसके लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं हैं कुछ, उसमें बोला है कि अर्थव्यवस्था को सतत विकास के पथ पर ले जाने के लिए 4000 MWH की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, किसको, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को वायबिलिटीज गैप फंडिंग से सपोर्ट किया जाएगा। किससे किया जाएगा, तो वायबिलिटीज गैप सपोर्ट फंडिंग के माध्यम से, मतलब गैप फंडिंग से क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। कितनी पावर है इसकी, तो 4000 मेगावाट हर्ट्ज। नेक्स्ट अक्षय ऊर्जा निकासी की बात करें तो बोला गया कि लद्दाख से 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण 8300 करोड़ रुपए के केंद्रीय समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा, जिसमें केंद्र कितना करेगा, 8300 करोड़ रुपए। वहीं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात की गई है, उसमें बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। पूछ लेगा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किसके तहत है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत है ये। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट PM प्रारंभ कार्यक्रम, तो इसमें वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी की बहाली, जागरूकता पोषण और सुधार के लिए PM कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, गोवर्धन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन मतलब ज्वेलिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए बेस्ट टू वेल्थ प्लांट खोले जाएंगे। क्या, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट खोले जाएंगे। ठीक है ना, इसके साथ ही इससे आगे जो डिस्कशन करेंगे वो अगली उसमें करेंगे, इसे और कर देते हैं। तो कह रहा भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र, तो इसमें भी अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र, मतलब किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जैव ऑर्गेनिक कृषि की ओर मूव करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में बजट की क्लास फाइनल हो जाएगी, 3 क्लास में बजट को हम क्या कर देंगे, आपके लिए पूरा कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़ साथियों।